Good afternoon, everyone. My name is Dinesh, Faculty of English. In today's video, we are going to discuss the question paper of IB ACIO 2021, which was conducted on 18th February 2021, third shift. जो तीसरी शिफ्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे. We have already discussed shift 1 and shift 2. So today we are going to discuss the third shift, which was conducted on the 18th February 2021. तो इसको कैसे करते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं और अगले एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे. आई एम गोइंग टू टीच यू ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन. So I want you to pay attention to the class, and if you have a question about anything in between, you can ask me. Okay, please ask me as many questions as you have. Let me know in the comment box. ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका 18 फरवरी 2021 को थर्ड शिफ्ट का पेपर है आईबी का. The first question is, select the most appropriate one word for the expression given below. जिसे बोलते हैं one word substitution. One word substitution का मतलब होता है कि एक सेंटेंस को हम रिप्लेस करते हैं तो किसी एक वर्ड से. जैसे कई बार हम बता चुके हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है यू हैव टू रिप्लेस द एंटायर सेंटेंस बाय वन वर्ड. जैसे यहाँ पे हमारे पास है हार्मफुल, पॉइजनस और वेरी अनप्लेजेंट. समथिंग हार्मफुल और पॉइजनस और अनप्लेजेंट. जो चीज पॉइजनस होती है, जिसमें जहर होता है, जो नुकसानदायक होती है, जिसे क्या बोलते हैं, हार्मफुल, और दैट इज अनप्लेजेंट. इसको हम एक वर्ड में बोलेंगे तो दिस इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. अर्थात एक लाइन को रिप्लेस करते हैं हम एक वर्ड से. हर एग्जाम का पार्ट है गाइस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर. पहला ऑप्शन है अनएक्शियस. अनएक्शियस. दूसरा है आपका इनोक्शियस. तीसरा आपका पैल्पेबल. चौथा आपका नोक्शियस. अब देखिए पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे अनएक्शियस का मतलब होता है अ पर्सन हु इज नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग. एक्शियस का अपोजिट वर्ड है. एक्शियस कब होता है? जब आदमी चिंतित होता है. तो इसका मतलब ये तो बाहर हो गया है. ऑप्शन ए आउट. ऑप्शन बी करा है इनोक्शियस. इनोक्शियस क्या है? अर्थात इसका अपोजिट है जो हार्मफुल नहीं होता, अर्थात जिसमें कोई नुकसान नहीं होता. तो इसका मतलब ये बाहर हो गया. पैल्पेबल मीन्स होता है जिसको आप फील करते हैं. Palpable होता है something you can feel. The thing that you can feel is called palpable. अब रहता है आपका ऑप्शन केवल यहाँ पे डी. देखिए डी का मतलब है आपका noxious. Noxious मीन्स होता है harmful thing और something which is harmful, something which is poisonous और something which is unpleasant. इसे बोलते हैं वन वर्ड में noxious. Noxious मीन्स होता है something harmful और unpleasant. तो ये ध्यान रखना. आपका ऑप्शन होगा डी. इज इट क्लियर? तो जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं ध्यान रखना. कभी इसके बारे में पूछ लेता है पैल्पेबल क्या होता है, ये ध्यान रखना. कभी क्या करता है इनोक्शियस. इनोक्शियस जो है इसका अपोजिट है. ये जो इनोक्शियस है, नोक्शियस का अपोजिट क्या होता है? इनोक्शियस. जैसे प्लेजेंट का अपोजिट वर्ड होता है अनप्लेजेंट. प्लेजेंट का अनप्लेजेंट. वैसे ही नोक्शियस का अपोजिट है इनोक्शियस. तो नोक्शियस मतलब होता है समथिंग हार्मफुल और इनोक्शियस का मतलब समथिंग गुड, अच्छी चीज होती है, उसे बोलते हैं इनोक्शियस. Is it clear? अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2. अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था आपका ये, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर. अगर इसमें सेंटेंस को पढ़ेंगे उसके बाद यू हैव गॉट 4 ऑप्शंस ऑफ दिस सेंटेंस ए बी सी डी, और यू हैव टू चूज द राइट एरिया वेयर यू थिंक दिस सेंटेंस हैज सम एरर. तो यहाँ पे है सेंटेंस पढ़ रहे हैं. देखिए यहाँ से there were some team members who do not agree to the coach's suggestion about changing their strategy. अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस पढ़ते पता चल रहा है. तो मेरे पास यहाँ सेंटेंस आ रहा है WS में who do not agree. वेरी सिंपल पीस ऑफ केक. यू कैन से WS फैमिली से यहाँ who आ रहा है. देखिए who क्या आपका सब्जेक्ट है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल के साथ क्या आता है?
सब्जेक्ट अगर वो क्या है आपका प्लूरल सब्जेक्ट बनता है यहाँ पे, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो वर्ब की क्या फॉर्म लाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या होता है, डू नॉट, और डू नॉट के बाद क्या होनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। डू नॉट एंड डज नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो यहाँ से आप पकड़ सकते हैं हु डू नॉट एग्री, एग्री का हो जाएगा एग्री। तो एग्री कहाँ पे, एग्री कहाँ आ रहा है, देखिए ऑप्शन देखिए, ये देखिए ऑप्शन आप यहाँ सोच लीजिए, ऑप्शन बी हु डू नॉट एग्री। तो एग्री की जगह क्या होना चाहिए, करेक्ट कर देता हूँ मैं, AGREE एग्री। Who do not agree but not agreed. Do not and does not. These are helping verbs for present indefinite tense, and these helping verbs must be followed by the first form of verb. तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है do not agree और does not agree. तो ऑप्शन will be B. If you have any problem, any difficulty, any queries, any doubts during the class, you can ask me and you can let me know in the comment box, and I will explain to you in different ways so that you understand each and everything in the class and do not carry your doubts back home. तीसरा क्वेश्चन देखिए, पढ़िए पहले, सेलेक्ट वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग, एंटोनिम। कई बार हम पढ़ा रहे हैं, आई हैव गिवन यू सो मेनी क्लासेस अबाउट एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। तो सिनोनिम क्या होता है, सिमिलर वर्ड सेम मीनिंग, द वर्ड विच हैव द सेम मीनिंग एज अनदर, और अपोजिट वर्ड को बोलते हैं आप एंटोनिम, अपोजिट वर्ड या एंटोनिम। तो होता है टू द वर्ड गिवन बिलो, तो आपका वर्ड है वो आपका है क्या, एपैथेटिक, APATHETIC। एपैथेटिक का मतलब होता है समथिंग which you do not like, you are not interested in something। apathetic का मतलब अनइंटरेस्टेड जो आदमी होता है, अर्थात अनविलिंगनेस, आप कोई चीज करने काम करने का मन नहीं करता आपका, रिलक्टेंट, उदासीन, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, दैट इज कॉल्ड apathetic। तो ऑप्शन हो जाएगा अपोजिट, उल्टा, विलोम शब्द जिसे बोलते हैं एंटोनिम। अपोजिट होगा आपका क्या, ईगर। ईगर का मतलब क्या होता है, someone who is eager, it means he wants to do something in his life. If you are eager to do something, you want to get it। जब आप कोई चीज करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या, क्यूरियोसिटी होती है आपके पास, यू आर इंटरेस्टेड, यू हैव अ डिजायर टू डू समथिंग, और ईगरनेस होती है, ईगर से बनता है ईगरनेस। ईगरनेस क्या होती है, इच्छुक होते हैं, वी वांट टू गेट समथिंग इन योर लाइफ, इसका मतलब ईगर, इच्छुक है, विलिंगनेस। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ईगर विल बी अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे आया था, देखो कितना सिंपल सेंटेंस है और इंपॉर्टेंट भी है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द, अब यहाँ पे सिनोनिम का मतलब सेम मीनिंग, द वर्ड विच हैज द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड। दूसरे वर्ड की मीनिंग जो है सेम होती है, एक जैसी मीनिंग देने वाला, दैट इज कॉल्ड सिमिलर और सिनोनिम। ग्रेडियंट ऑप्शन है, सॉरी वर्ड है आपका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट देखिए, ग्रेडियंट क्या होता है, एक तरह से स्लोप, देखो ना पहाड़ की तरफ स्लोप होता है, स्लोप को आप यहाँ पे रैन, रैन पे चलते हैं आप, देखिए रैन का मतलब चलते हैं, रैन वॉकिंग होती है ना, आप बिना सीढ़ी चढ़े आप ऊपर नीचे जाते हैं, यू गो अप एंड डाउन विदाउट यूजिंग स्टेयर्स, दैट इज कॉल्ड रैन। और रैन का मतलब होता है ग्रेडियंट। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 फिर यहाँ पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जोसेफ स्टेलिन वाज बोर्न, वहां पे जोसेफ Veselinow, which and in the village of Gori in the Russian province of Georgia on December 21, 1879। अर्थात जम्बल्ड सेंटेंसेस आ चुके हैं, पैरा जम्बल्ड सेंटेंसेस। जम्बल्ड पैराग्राफ को करने का तरीका, सब्जेक्ट को पहले पहचानेंगे, उसके बाद लिंग ढूंढेंगे। लिंग ढूंढने का तरीका हो सकता है, वी कैन फाइंड आउट लिंग with the help of noun, with the help of pronoun, with the help of preposition, with the help of articles, with the help of tenses, as well as conjunctions। These are very important areas where you will be able to find out the link। देखिए यहाँ से हमने किसके बारे में पढ़ा, हमारे पास सब्जेक्ट मिल चुका है, ऑलरेडी दे दिया है एग्जामिनर ने, तो होगा आपका जोसेफ स्टेलिन। दिस पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट जोसेफ स्टेलिन। ये पैराग्राफ किसके बारे में बता रहा है,
जोसेफ स्टेलिन के बारे में बता रहा है, कहाँ पे पैदा हुए थे ये बता दिया उनने कि यहाँ पे पैदा हुए थे। अब इसके बाद इसके आगे बढ़ाने वाला सेंटेंस कौन सा आना चाहिए देखिए। बी इट वॉज नहीं आ सकता क्योंकि जोसेफ के आपका नाउन है, तो यहाँ इट नहीं आ सकता क्योंकि हम जोसेफ के आगे बढ़ा रहे हैं। देयर नो दस नो हिज फादर, जोसेफ स्टेलिन इज और नाउन, तो उसके बाद आगे बढ़ना है, उसके फादर की बात कर रहे हैं। देखिए ऑप्शन एस से शुरू हो रहा है, एस। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा हूँ, देखना है कैसे आ जाएगा ना। अब आया ऑप्शन हमारे पास, देखिए एस 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 एस, इसका मतलब सब में एस है भाई। और आपको ध्यान रखना है कि एस से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो एस सब में है। तो हिज फादर वाज अ शू मेकर विद अ पेंटेंट फॉर drunkenness who left Gori when Stalin was young to seek employment in the city of Kyiv। तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है। वी हैव टॉक्ड अबाउट जोसेफ स्टेलिन, उसके फादर की बात आई। अब आता है एस, एस के साथ आर जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब आता है दस, जब वी हैव टॉक्ड अबाउट जोसेफ देन हिज फादर, तो फादर के बाद मदर, अब मदर की बात आ रही है, सेंटेंस तो आर आ गया, एस के साथ आर आ रहा है। देखिए एस आर एस आर एस आर एस पी एस क्यू, तो ऑप्शन बी और डी आपके बाहर हो रहे हैं, ध्यान रखना। अब इसको मैं बाहर कर देता हूँ। एस पी और एस क्यू हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि एस का लिंक किसके साथ जा रहा है, आर के साथ, तो एस आर आ गया, एस आर। अब आगे बढ़े, एस आर क्यू है। वी हैव टॉक्ड अबाउट दस जोसेफ्स मदर मेड द मोर प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ, ठीक है, एस आर। इसके बाद इट वॉज सी, अब यहाँ पे मदर के साथ देखिए, जोसेफ मदर क्या आपका नाउन है, तो इसके लिए सी किसके लिए आ रहा है, इट वॉज सी किसके लिए आ रहा है, मदर के लिए। सी इज यूज फॉर लेडीज, अर्थात इसका मतलब है जो प्रोनाउन है सी किसके बदले आ रहा है, वी आर यूजिंग दिस इन प्लेस ऑफ हिज मदर, इसका मतलब एस पी क्यू, एस आर क्यू, एस आर पी, ये देखो एस आर पी, एस आर पी क्यू, थर्ड ऑप्शन हो गया। हाउ डिड वी find the link by using subject, noun as well as pronoun, ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, select the most appropriate option to fill in the blank। The police dash nude spectators to the entire incident which took place right outside the कैन हॉस्पिटल, अर्थात न्यूड स्पेक्टेटर्स कौन होता है, अ पर्सन हु लुक्स एट समथिंग बट ही और शी हैज नथिंग टू डू विद दैट, अर्थात एक तरह से मूक दर्शक बन जाता है, उसको कोई लेना देना नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं न्यूड स्पेक्टेटर्स। तो नेवर बिकम अ न्यूड स्पेक्टेटर इन योर लाइफ, डू समथिंग, if you see something wrong happening around you, you need to help them out, okay, you need to take some actions। तो द पुलिस क्या होता है देखिए, मैं बता देता हूँ। पुलिस के साथ द पुलिस जो आता है तो इसके साथ द पुलिस प्लस प्लूरल वर्ब, इसके साथ हमेशा वो प्लूरल होगी, ध्यान रखना, प्लूरल। पुलिस क्या होता है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है, पीएस और प्लूरल वर्ब हो जाएगी पी। तो हमेशा जब पुलिस के साथ आर आता है, द पुलिस आर डूइंग देयर ड्यूटी, द पुलिस आर, लेकिन पास्ट में सेंटेंस है तो यहाँ पे क्यों है, इसके साथ टुक प्लेस है, टुक प्लेस में पास्ट में, सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, तो हम यहाँ पास्ट का वर्ब आएंगे तो हो जाएगा आपका द पुलिस के साथ आएगा वर्ब। प्रेजेंट में द पुलिस आर डूइंग समथिंग और पास्ट में द पुलिस वर्ब। द पुलिस इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, मेक श्योर यू नीड टू यूज प्लूरल वर्ब, तो हो जाएगा द पुलिस वर nude spectators to the entire incident which took place right outside the Can hospital। The sentence is talking about something happening in the past, तो हम past में क्या यूज करेंगे, was नहीं बल्कि were, तो option will be C। Let us come to the next question। Identify the segment in the sentence which contains a grammatical error। फिर spotting error का क्वेश्चन आ चुका है दूसरा, इसको कैसे पूछा गया है, I knew that something was amiss in the plan submitted by the supplier। Something was missing होता है भाई, देखो something is missing from the file, you say if you can't find something somewhere, you say something is missing from here, कुछ यहाँ से मिस हुआ था, you are not able to find that, तो something miss नहीं बल्कि something is missing और something was missing। तो यहाँ पे किसने एरर आ रही है भाई, I knew that submitted by, यहाँ पे देखिए something was missing, ऑप्शन हो जाएगा, इसको आप बोलेंगे something was missing। तो सेंटेंस कहाँ पे एरर में था,
I knew that something was missing. Something was missing. Something was missing from there. Something is missing from here. Present, past. Something is missing. Something was missing. ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन. ऑप्शन डी. अगला क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 8. Select the most appropriate synonym of the given word. Accumulate. बड़ा सिंपल है, कई बार आ चुका है. वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट में आता है. Accumulate का मतलब था you gather something. Accumulate some information from there. Gather करना, इकट्ठा करना. तो accumulate का ऑप्शन हो जाएगा आपका B. Will be the correct option for this phenomenon. That is called gather. To gather something or to accumulate something. Question number 9. Identify the statement in the sentence which contains a grammatical error. Again, you have got one more question about spotting error. क्या होता है spotting error में? पूरा सेंटेंस पढ़ा. पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद let us come to the options. किस ऑप्शन में एरर है तो उसको हम चेंज करेंगे. देखिए, his main argument was not to be consulted before the decision was taken by the committee. देखिए, पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है सेंटेंस. द सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस. व्हाट हैपेंस इन द पैसिव वॉइस? ऑब्जेक्ट प्लस V3. हिज मेन आर्गुमेंट वाज, यहां देखिए, नॉट कंडक्टेड. यहां आ जाएगा आपका, यहां से एरर मारा है. वाज नॉट टू बी कंडक्टेड नहीं बल्कि वाज नॉट, वाज प्लस नॉट प्लस V3 ये जाएगा आपका. His main argument was not consulted. It was not consulted. अर्थात someone did not consult it. Okay? तो यहाँ पे was did not का सिंपल पास्ट का क्या होता है? Was होगा. इसका मतलब आपका हो जाएगा his main argument was not consulted. but not to भी नहीं आएगा. पैसिव वॉइस होता है ना, एक्टिव से पैसिव में क्या बताते हैं? सिंपल पास्ट में क्या होता है? Did not आता है. नेगेटिव में तो यहाँ पे was not और were not लग जाता है. तो आर्ग्यूमेंट क्या आता है? सिंगुलर. तो आर्ग्यूमेंट के साथ क्या आएगा? was not consulted. ऑप्शन विल बी was not consulted. किसमें? ये देखो, was not to be, या to भी हटा देंगे, ये बन जाएगा तो बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 10. Select the most appropriate option to substitute the underlined statement in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. अगर आपको लगता है कि सेंटेंस पूरा सही है तो नो इम्प्रूवमेंट, आजकल नो इम्प्रूवमेंट की जगह जो है सब्स्टिट्यूशन आ जाता है. नो इम्प्रूवमेंट का मतलब नो करेक्शन रिक्वायर्ड, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड. तो ऑप्शन हम देखेंगे यहाँ पे. पहले देखें इन जनरल्स. जनरल में क्या होता है? राइटर्स रिकॉर्ड्स हिज एक्सपीरियंसेस एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर वैल्यू और इंपॉर्टेंस. राइटर्स, फिर वही बेसिक एरर आ रही. देखिए, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब भी जो है सिंगुलर होती है. सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो वर्ब भी क्या होती है? प्लूरल होती है. दिस इज व्हाट हैपनिंग हियर. यू कैन से द इन जनरल्स राइटर्स. सब्जेक्ट क्या आपका? ये है आपका. राइटर्स क्या? प्लूरल. तो यहाँ रिकॉर्ड का रिकॉर्ड्स होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, रिकॉर्ड. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यू गो टू मार्केट या गोस टू मार्केट? यू गो टू मार्केट. यू वॉक टू कॉलेज या वॉक्स? यू वॉक टू. वैसे यहाँ पे कोई यहाँ राइटर होता तो क्या हो जाता? रिकॉर्ड्स होता. लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट राइटर्स मोर देन वन. इसका मतलब हो जाएगा रिकॉर्ड. इसका अपना ऑप्शन अब यहाँ पे पकड़ लो, ऑप्शन बी चले जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा. देखो, ये ऑप्शन यहाँ जा रहा है, बी इसको रिप्लेस कर रहा है. देखिए, इन जनरल्स राइटर्स रिकॉर्ड देयर एक्सपीरियंसेस. दे रिकॉर्ड देयर एक्सपीरियंसेस. अगर यहाँ एक राइटर होता तो क्या हो जाता? रिकॉर्ड का हो जाता रिकॉर्ड. इफ यू हैव मोर देन वन सब्जेक्ट, गेट प्लूरल वर्ब. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वन सिंगुलर सब्जेक्ट, गेट सिंगुलर वर्ब विद दैट. तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 11. Select the most appropriate meaning of the given idiom. फिर आ गया idiom and phrases. As I have told you, these idioms are different from normal life situation. Normal life में जो बोलते हैं, simple language बोलते हैं. Idioms and phrases are very important for your exams. Hit the nail on the head. If you hit the nail on the head, इसका मतलब you do the right thing all the time. हमेशा सही काम करते हैं और आपके लिए है जरूरत. आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यू नीड टू डू दिस. यू नीड टू हिट द नेल ऑन द हेड. इफ यू डू दिस, यू विल बी एबल टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ. सही काम पे सही चीज कीजिए.
अर्थात इसका आंसर जाएगा, क्या जाना चाहिए देखिए, डू समथिंग एग्जैक्टली राइट और से समथिंग एग्जैक्टली करेक्ट। कोई भी अच्छा बोलो और सही करो। इफ यू डू दिस यू सक्सीड in every walk of life. So this is called, एक तरह से very important for you also, do something exactly correct or right, do something big correct or exactly right, that is called hit the nail on the head. क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12th में आ रहा हूं मैं। Identify the statement in the sentence which contains a grammatical error। फिर एरर का क्वेश्चन आ गया। स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, ध्यान रखना। The government of India has allowed field trials of two new varieties of indignation in indigenous developed GM brinjals in 8 states of the country। अब आपको पता है कि जब कोई भी एडजेक्टिव आता है तो किसकी बात करता है? एडजेक्टिव टॉक्स अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन, उसको डिस्क्राइब कर देता है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो यहाँ पे दैट इज नॉट करेक्ट हियर। इन इजीनेस डेवलपमेंट, ये देखिए, अब आपको बता देता हूँ, ये डेवलप क्या आपका, डेवलप इज अ वर्ब। डेवलप क्या होता है? वर्ब होता है ना, और डेवलपमेंट क्या होता है? नाउन होता है। तो इसके बदले होना चाहिए था इंडिजिनस डेवलपमेंट। इसकी जो हम करेंगे DEVELOP, अर्थात ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ये हो गया आपका नाउन। कैसा विकास, कैसा विकास, डेवलपमेंट की बात कर रहा है। इंडिजिनस, इंडिजिनस क्या होता है? लोकल लोगों को जब हम उठाते हैं, अर्थात जो नेटिव लोग होते हैं उनका अगर हम विकास करते हैं, जब वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ लोकल्स, दैट इज कॉल्ड इंडिजिनस डेवलपमेंट। तो यहाँ डेवलप की जगह होना चाहिए डेवलपमेंट। ऑप्शन किसमें हो जाएगा? ये देखिए, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, यू कैन टेक योर टाइम। देखिए एक एक करके सभी क्वेश्चन पर। अब दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है वही बताने की कोशिश करूंगा मैं। जैसे कभी कभी क्या करता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब को जो है प्लुरल कर देता है, और वर्ब सिंगुलर होती है तो सब्जेक्ट को प्लुरल। तो आगे आपको देखना, एज आई टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन सब्जेक्ट को। पहले हमेशा सेंटेंस का सब्जेक्ट पकड़ो कि किस तरह की बात कर रहा है, उसके बाद उसके वर्ब को चेक कीजिए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू फाइंड आउट एन एरर। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एंड फ्रेज। जो है आपका आइडल हैंड्स आर द डेविल्स टूल्स। बोला जाता है भाई खाली मन शैतान का घर। अगर आपके पास काम नहीं होता है, वेल यू हैव नो नथिंग टू डू, तो क्या होता है आपके मन में जो है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ गलत गलत जो विचार आते हैं। ओके, नेगेटिविटी हो जाती है, उससे माइंड भर जाता है। तो जो आइडल हैंड्स होते हैं आर द डेविल्स टूल्स। अगर कुछ इफ यू हैव नथिंग टू डू देन यू विल थिंक नेगेटिवली, यू विल नॉट थिंक पॉजिटिवली। तो आप पॉजिटिवली नहीं सोचेंगे, तो इसका मतलब हो जाता है, तो क्या होता है इसका मतलब देखिए, you are more likely to get in trouble if you have nothing to do, number 1। number 2, uncomfortable or worried in a situation, number 3, when one thing goes wrong then another and another, और number 4 है before the time necessary to do something। बताइए, इसको हम सही करने के लिए तरीका बता देता हूं मैं। देखिए, before the time necessary to do something बाहर हो रहा है ऑप्शन, देखिए when one thing goes wrong then another and another, ये भी गलत हो गया। ए ऑप्शन आएगा, देखिए you are more likely to get in trouble if you do not have anything to do in your life। जब आपके पास कुछ होता ही नहीं करने के लिए, आपको ज्यादा परेशानी होती है। if you have something to do in your life you are busy and you do not think negatively। इसका मतलब ऑप्शन है। ओके, तो you need to get some work, इसलिए जो खाली मत बैठिए, पढ़िए। अब कितना पढ़ना है? स्मार्ट वर्क की वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़िए और क्वेश्चन पूछिए। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जो माइंड जो है अभी वो नहीं रहेगा। क्या होगा? यू विल नेवर हैव नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड। सो कीप योरसेल्फ बिजी। क्वेश्चन नंबर 14, सम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैव बीन जम्बल्ड अप। देखो जम्बल्ड सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था कि 4 ऑप्शंस होंगे, PQRS, और कभी 1 2 3 4, और कभी ABCD। तो कैसे ही पूछते हैं, ये सब PQRS है। तो सेंटेंस से कहीं से आपको दिया, यहाँ से दिया है, देखना है यहाँ देखिए, रिगार्डलेस ऑफ द हाईली अनस्टेबल, अर्थात जो सेंटेंस हम यहाँ पे अरेंज करेंगे दे विल मेक अ मीनिंगफुल पैसेज। एक पैराग्राफ बनेगा, क्या होगा? मीनिंगफुल पैराग्राफ बनेगा। देखना, टी में है म्यूचुअल फंड्स आर स्टिल कंसीडर्ड, क्यू
नेचर ऑफ हाई रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर एज अ वायबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और एस कह रहा है टू मेक सबस्टेंशियल गेन्स इन शॉर्ट टर्म। अब हमारे पास ऑप्शन है क्यू 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 क्यू, सभी क्यू से शुरू हो चुके हैं। अब मैं क्यू बुला रहा हूँ। नेचर ऑफ हाई रिस्क एंड रिवॉर्ड्स किसकी बात कर रहा है? नेचर, पी आ जाएगा क्यू के साथ पी। देखो ऑप्शन बी बन गया, अब ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। क्यू के साथ पी है कहीं पे, एक ही में है, क्यू पी आर एस, वहां पे एक ही ऑप्शन आप नहीं पढ़ना है, क्यू सीधे पी के साथ जा रहा है। तो यहाँ पे एक नेचर ऑफ हाई रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, उसके बाद आ रहा है म्यूचुअल फंड्स आर स्टिल कंसिडर्ड, और कंसिडर्ड के साथ एज आता है, ये आ गया एज। तो बच्चा यहाँ से लिंक ढूंढ लेगा, तो कंसिडर्ड के साथ सीधा क्या आ रहा है? एज। इसका मतलब पी का आर के साथ संबंध है, पी का आर के साथ ऑप्शन। विदाउट लुकिंग एट अनदर ऑप्शन यू कैन से यू कैन चूज द राइट ऑप्शन इन 3 और 4 से। हो जाएगा पी, सॉरी क्यू पी आर एस, ऐसे कर। हमने क्या किया? पहले सब्जेक्ट देखा, नेचर ऑफ हाई रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, म्यूचुअल फंड्स आर स्टिल कंसिडर्ड, देखिए क्या, एज अ वायबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, तो सीधा जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन हो गया हमारे पास डी वाला, डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग, एंटोनिम। बार बार आपको पता है, आप यू आर इंटेलिजेंट इनफ, आप बहुत होशियार हैं, आपको सब पता है कि इंटेलिजेंट अपोजिट क्या होता है, एंटोनिम क्या होता है, सिनोनिम क्या होता है। तो अब यहाँ पे आता है क्लैंडस्टिन। क्लैंडस्टिन का मतलब पूछ रहा है इसका अपोजिट, पहले आपको इसकी मीनिंग आनी चाहिए। क्लैंडस्टिन क्या होता है? समथिंग विच यू कीप सीक्रेट, और जिसको सीक्रेट लगते हैं, सीक्रेट का मतलब कोई अनफुल गलत चीज होती है, अनलॉफुल होती है, इलीगल होती है, उसको सीक्रेट, यू डू नॉट वांट टू शेयर दैट विद एनीबॉडी एल्स, राइट, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, तो अपने आप को बचाने के लिए। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है समथिंग यू आर गोइंग टू कीप सीक्रेट, इसको सीक्रेट रखना। और कोवर्ट का मतलब होता है डिस्क्लोज कर देना, इसका मतलब आप कोई चीज सीक्रेट नहीं, इसका मतलब अपोजिट हो जाएगा कोवर्ट। क्वेश्चन नंबर 16, इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन आ रहा है। देखिए इसको हम 4 सेंटेंस, 4 ऑप्शन में से एक लेना है। द कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर was told that the quality of construction was poor and he should dash or face the consequences। या उसको तो छोड़ देना चाहिए भाई, उसको बोला गया कि या तो इस काम को छोड़ दीजिए आप, was poor, उसका जो काम था बहुत पुअर था, and he should क्या, या तो छोड़ दे, या कि गेट हिज एक्ट टुगेदर, अच्छे काम कर, काम सही ढंग से करे। इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग देन यू नीड टू इम्प्रूव योरसेल्फ, टू मेक योर बिहेवियर और व्हाटएवर यू आर डूइंग, जो भी आप काम करते हैं काम को जो है सुधारिए, इंप्रूवमेंट लाइए उसमें। इसको बोला गया कि क्या बोला गया कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज पुअर एंड ही शुड, उसको एडवाइस दी जा रही, ही शुड गेट हिज एक्ट टुगेदर। इफ यू गेट योर एक्ट टुगेदर यू इंप्रूव इट, एक क्वालिटी मेंटेन करते हैं आप, इसका मतलब होता है ऑप्शन सी चले जाएगा। और अदरवाइज इफ यू आर नॉट एबल टू गेट योर एक्ट टुगेदर देन यू विल नीड टू फेस द म्यूजिक। बोला गया यू विल नीड टू फेस द म्यूजिक, आपको म्यूजिक सुनने के लिए तैयार, म्यूजिक सुनने का मतलब परिणाम भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन जाएगा गेट हिज एक्ट टुगेदर, गेट हिज एक्ट टुगेदर। Question number 17. Select the most appropriate option to fill in the blank. In the wake of the recent cross-border tensions, forces have been dashed at strategic locations for immediate action if required. ऑप्शन है रिपोर्टेड, डिपोजिटेड, डिप्लॉयड और डिपार्ट। अर्थात जब हम कोई फोर्स की बात, वी टॉक अबाउट फोर्स या पुलिस फोर्स की बात करते हैं आर्मी के, तो हम क्या उसको डिप्लॉय करते हैं। आर्मी को जब कहीं पे दिक्कत आती है तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करते हैं, उसको डिप्लॉय करते हैं, तैनात किया जाता है, डिप्लॉयड करना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट, ऑप्शन जाएगा सी विल बी यूज्ड इन द रैंक, डिप्लॉयड करना, टू पुट देम इन दैट दोज एरियाज, टू पुट देम इन दोज एरियाज फॉर सिक्योरिटी रीजंस, तो हो जाएगा आपका डिप्लॉयड। 18th question, fill in the blanks with the most appropriate or suitable option. The national debt, देखो बच्चों एक बार यहाँ पे बता देता हूँ मैं, डीबीटी को हम डेप्ट नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, कैट। डीबीटी होता है कर्ज, जैसे होता है कैट। The national debt dashed at an alarming rate, thereby causing concern among economists. तो डेट का मतलब होता है कर्ज लेना, उधार लेना। तो यहाँ पे द नेशनल डेट क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस इज ग्रोन नहीं, हैज बीन ग्रोइंग, हैज बीन
दिनेश से डेट इज गॉन, अगर इज के साथ आई नहीं लगता तो ये सही हो जाता, यहाँ से बाहर हो गया है, देखिए हैज तो भी यहाँ से बाहर हो रहा है, देखिए हैज बीन ग्रोइंग, ये देखिए केवल ऑप्शन हो जाएगा हैज बीन ग्रोइंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। द नेशनल डेट हैज बीन ग्रोइंग एट एन अलार्मिंग रेट thereby causing concern among economists. Option will be C, has been growing. Question number 19. Fill in the blank with the most appropriate option. I would have waited for you as you were coming. As I told you last class that if you talk about past conditions, then you need to have would have plus V3, and on the other hand had plus V3. तो यहाँ पे देखिए if I would have बाहर हो रहा है, no, not correct. Become I was no when it was no. Had I known, क्या हो जाएगा had I known. इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ if I had known, if I had known. ये दोनों ऑप्शन सही है। मैं दो तरह से सेंटेंस को बता सकता हूँ, यहाँ पे देखिए इसको हम रिप्लेस करते हैं I would have waited for you if I had known you were coming, if I had known you were coming, और had if हटाएंगे तो had के बाद इन्वर्जन चला जाए, if I had का मतलब if I had is equal to had I, both are right. हम दो तरह से सेंटेंस लिखते हैं, देखिए if I had और had I, both are right. if I say if I had done this या had I done this, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या है, had I known. if I had किसे हो जाएगा had I known you were coming. अगर मुझे मालूम होता तो आप आ रहे थे तो इसका मतलब मैं वहां पे आता, I would have आपका वेट किया होता मैंने. if I had known that you were coming then I would have waited for you. Question number 20. 4 words are given out of which only one word is spelled correctly. Choose the word with the correct spelling. Spelling का आ गया है क्वेश्चन, इसमें से कौन सा जो स्पेल करेक्ट स्पेलिंग जिसकी है उसको चूज करना है. मैग्नेनिमस है, द वर्ड इज मैग्नेनिमस. मैग्नेनिमस का मतलब होता है जनरस, काइंड इनफ, जो दयालु होता है, जनरस होता है, लिबरल होता है, उसे बोलते हैं मैग्नेनिमस. तो MAGNANIMOUS मैग्नेनिमस ऑप्शन हो रहा है यहाँ पे, सही हो रहा है, ए जा रहा है. MAGA ना, MAGA बाहर हो गया, MAGNA ये बाहर हो रहा है, MAGNN ये बाहर हो रहा है. देखो करेक्ट है MAGNANIMOUS मैग्नेनिमस इज लिबरल, जनरस और यू कैन से काइंड. जो आदमी काइंड होता है, बेनिवोलेंट होता है, उदारवादी होता है, ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, दैट इज कॉल्ड मैग्नेनिमस. ये था आपका शिफ्ट 1, सॉरी शिफ्ट 3, 18 फरवरी 2021 में जो शिफ्ट 3 का पेपर था उसको हमने डिस्कस किया. लेट अस कम टू द नेक्स्ट पेपर which was conducted on 19 Feb 2021 शिफ्ट फर्स्ट. उसको मैं डिस्कस कर रहे हैं. ये पूछे गए क्वेश्चन में ध्यान रखना, इसमें IB ACIO एग्जाम है लास्ट ईयर अर्थात 2021 में पूछे गए, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं. ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे, नेक्स्ट टाइम आपको ऐसे मिलेंगे, जितने मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ध्यान देना है कि क्वेश्चन को समझना है. अगर एक क्वेश्चन आ रहा सेम रिपीट नहीं हो रहा लेकिन उसका एरिया है, एक सेंटेंस आ रहा है एक क्वेश्चन तो उसके 10 क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. देखिए इसमें से बता देता हूँ कैसे आता है. इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स. एप्रोप्रिएट ऑप्शन लेना है आपको. शी डिसाइडेड टू डैश हर राइट टू द एंसेंट्रल प्रॉपर्टी एज शी वांटेड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट. वो क्या करना चाहती थी, झगड़ा, लड़ाई झगड़े से बचना चाहती. शी वांटेड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट. जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष, जो मतलब लड़ाई झगड़ा, उससे बचने के लिए उसने क्या किया, प्रॉपर्टी को साइन किया. प्रॉपर्टी को साइन करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, साइन अवे. साइन अवे मीन्स होता है यू आर रेडी टू साइन द प्रॉपर्टी और पेपर्स एंड यू डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्शन. उसने क्या किया, शी डिसाइडेड टू साइन अवे हर राइट to the ancestral property as she wanted to avoid conflict. Conflict अर्थात लड़ाई झगड़ा से बचने के लिए, लड़ाई झगड़े से बचने के लिए उसने क्या किया, साइन किया, डॉक्यूमेंट्स में प्रॉपर्टी के साइन किया. she did not have any objection, कोई ऑब्जेक्शन से साइन आया.
साइन अवे का मतलब था साइन द टॉपिक, साइन टू एक्सेप्ट एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को मान जाना, तो एग्रीमेंट होता है उसको मानना, साइन अवे होता है, दैट इज कॉल्ड साइन अवे। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, मतलब if you sign away something, you agree to the terms and conditions and you have no objection at all, you are ready to share the property with your family members। इसका मतलब ये। अब आता है identify the statement in the sentence which contains a grammatical error। if you have an error in the sentence, find out, otherwise go for no option। यहाँ पे आ रहा है on the lookout for opportunities, Arun never shirked away from new friends। हमेशा जो आदमी, अरुण के हमेशा जो है नई अपॉर्चुनिटी देखता रहता है। इफ यू लुक आउट ऑन समथिंग, यू आर रेडी टू डू समथिंग, लुक आउट ऑन अपॉर्चुनिटी, हमेशा अवसरों को देखने वाला बंदा देखता रहा। अरुण नेवर शिफ्ट। अब देखो पता चल रहा है ना, प्रेजेंट की बात करा, देखो समथिंग इज द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट समथिंग हैपनिंग इन द प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में पास्ट कैसे आ गया, ये देखिए, ये ऐसे पकड़ते हैं एरर, कितनी जल्दी पकड़ लिया। देखिए यहां से हमने देखा ऑन द लुक आउट फॉर ऑलवेज प्रेजेंट टेंस अपॉर्चुनिटीज, अरुण नेवर शग्ड। शग्ड का मतलब क्या होता है, जी चुराना, किसी काम में मन नहीं लगाना, काम से भागना, तो उसने वो कभी काम से जी नहीं चुराता था। अवे फ्रॉम न्यू असाइन, कोई भी न्यू असाइनमेंट होता तो उसको कर लेता। इसका मतलब है यहाँ पे इसमें लग जाएगा क्या, नेवर शख्स, SHIRKS, शख्स। शख्स का मतलब होता है जी चुराना, तो प्रेजेंट टेंस जाएगा तो हो जाएगा अरुण नेवर शख्स। कहां पे है, ये आ गया ऑप्शन सी, शक्ड की हो जाएगा शख्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगता है, ध्यान रखना, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। गिवन बिलो आर 4 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस विच आर जम्बल्ड। जम्बल्ड सेंटेंसेज हैं जिसे बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज, जम्बल्ड सेंटेंसेज, तो ए बी सी डी में डाल दिए हैं। पहले हम पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। माय अटेंशन वाज ड्रॉन टुवर्ड्स अ ह्यूज क्राउड दैट वाज फोर्सिंग इट्स वे, A, B, and I decided to stop in order to cover the story for my newspaper। C, in the direction of a popular cinema hall, और D करा as I reached the metro station। तो यहाँ पे है D A C B, D A C A, A B और C A D B या A B C D। अब पहले हम क्या करेंगे, we will find out the opening sentence और statement of the paragraph। माई अटेंशन पहले नहीं आएगा क्योंकि पहले अपने बारे में बताएं। आई से बनेगा सेंटेंस। माई क्या होता है, माई क्या होता है, पॉजिटिव केस होता है आई का। आई हैव डन माई वर्क, यू हैव डन योर वर्क। इसका मतलब है यहाँ पे डी से सेंटेंस शुरू होगा। एज आई रीच द मेट्रो स्टेशन, पहले कंडीशन दिखाएगा एज आई रीच द रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी। डी से सेंटेंस शुरू हो रहा है और डी में एक सी वाला बाहर कर देते हैं। देखिए ऐसे करते हैं, सी बाहर और ए बाहर। अब हमारे पास ए और बी में से रहता है आई हैव गिवन यू द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द पैसेज एज आई रीच द मेट्रो स्टेशन माई अटेंशन वॉज ड्रॉन। जैसे पहुंचा तो मेरा ध्यान वहां पे गया था, कहां पे गया था, माई अटेंशन वॉज ड्रॉन। तो इसका मतलब है, तो इसका सीधा लिंक आई के साथ क्या आएगा, माई, तो अर्थात डी ए। डी ए किस में हो रहा है, इसमें ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। बस विदाउट स्पेंडिंग मोर टाइम गो फॉर ऑप्शन ए, डी ए सी बी। Select question number 4 पढ़िए। Select the most appropriate meaning of the given idiom and phrase। Get up on the wrong side of the bed। If you get up on the wrong side of your bed, then what happens? What will happen? Something good will happen or something bad will happen for you। इसका मतलब है if you get up on the wrong side of something, your day is not going to be good for you। आपका दिन जो है अच्छा होने वाला नहीं है। इसका मतलब आपको कोई ट्रबल भी हो सकता है, परेशानी हो सकती है, या यू माइट हैव सम प्रॉब्लम, यू माइट हैव सम डिफिकल्टीज इन योर लाइफ ऑन दैट डे। तब कहा जाता है, कहावत है। देखो इडियम्स एंड फ्रेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम सिंपल सेंटेंसेस। इफ यू आर वेकिंग अप और गेटिंग अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बेड, तो व्हाट इज हैपनिंग, नॉट हैविंग गुड और नाइट स्लीप, समवन हु इज हैविंग अ हॉरिबल डे। ये देखो ऑप्शन बी जा रहा है, ऑप्शन बी, समवन हु इज हैविंग अ हॉरिबल डे, टेरेबल डे। आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा था, इसका उसको बोलते हैं। अगर आपने दिन में कोई परेशानी फेस की, इफ यू फेस्ड एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द डे, तब आपके लिए एक कहावत बनेगी, एक फ्रेज बनेगी, दैट इज कॉल्ड
you get up on the wrong side of the bed, इसका मतलब है you face some difficulties during the day. Option B. Question number 5. Select the word that is opposite in meaning. Antonym to the word given below. Dissolute. Dissolute का मतलब होता अलग होना, सेपरेट होना. इसका मतलब हो जाए पॉपुलस होना, हो जाएगा आपका अपोजिट वर्ड हो जाएगा पॉपुलस. पॉपुलस कौन होता है आदमी? पॉपुलर से बनता है पॉपुलस. और लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड यू, नो यू वेरी वेल. लेकिन डिसोलेट होगा तो आप सॉलिट्यूड में रहेंगे, अकेलेपन में, तो नोबडी विल अंडरस्टैंड यू, नोबडी विल बी एबल टू नो यू. तो आपको कौन जानेगा? इसका मतलब डिसोलेट एकांत, पॉपुलस इन द क्राउड. आप पॉपुलस होंगे, पॉपुलस को आप यू वांट टू बिकम पॉपुलर. इफ यू वांट टू बिकम पॉपुलर देन यू नीड टू बी एसोसिएटेड विद मोर एंड मोर पीपल. जब लोगों से साथ इंटरेक्शन होगा तब तो आप पॉपुलर होंगे. अगर डिसोलेट रहेंगे, एकांत पर रहेंगे तो कैसे पॉपुलर होंगे? तो यू नीड टू बी क्या करना है आपको? समाज के बीच में जाना होगा पॉपुलर होने के लिए. पॉपुलस होना पड़ेगा. पॉपुलर से बनता है पॉपुलस. तो डिसोलेट का अपोजिट वर्ड हो जाएगा पॉपुलस. इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6. 4 words are given out of which only 1 word is spelled correctly. चारों में से एक की स्पेलिंग सही है और तीनों की जो स्पेलिंग्स हैं दैट आर इनकरेक्ट. FORTUI पहला तो इसकी स्पेलिंग गलत है भाई, इसको मैं बाहर कर रहा हूं. ऑप्शन ए FORTOI, ये भी आई नहीं आना चाहिए, गलत है. FOR तीसरा भी गलत हो गया. चौथा जो है बिल्कुल सही जा रहा है, FORTUITOUS, फोर्ट्यूटस. फोर्ट्यूटस करेक्ट आंसर है भाई. ये ऑप्शन हो रहा है करेक्ट डी. कहीं ना कहीं कोई न कोई स्पेलिंग जरूर गलती की होगी, तो उसको हमें पता चल जाता है अगर आप पढ़ते हैं. इसका करने का तरीका बता देता हूँ. न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए. क्योंकि स्पेलिंग रटने से कितने रटोगे? कोई, हम कभी किसी नहीं कहते हैं स्पेलिंग रटो, रटना नहीं होता, लेकिन रीडिंग स्किल्स बढ़ाने से स्पेलिंग अपने आप सही हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 7. Select the most appropriate word, one word for the expression given below. The quality of or action of being extremely generous. अगर कोई आदमी पूरी तरह से जनरस होता है, उदारवादी होता है, काइंड होता है, हेल्पफुल होता है, तो उसके लिए हम एक वर्ड में क्या कहेंगे? म्यूनिफिसेंस. MUNIFICENC. म्यूनिफिसेंस मीन्स होता है पर्सन हु इज जनरस, हेल्पफुल, काइंड इनफ और बेनेवोलेंट. तो इसका आंसर सीधा जा रहा है आपका सी. म्यूनिफिसेंस मीन्स होता है पर्सन हु इज एक्सट्रीमली जनरस. जनरस कौन होता है? अ पर्सन हु इज रेडी टू हेल्प अदर्स ऑल द टाइम, ऑल द वे. क्वेश्चन नंबर 8. फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. क्वेश्चन आया था स्पीकिंग डैश इज समटाइम्स कंसिडर्ड अ वर्च्यू. कभी कभी अच्छी चीज मानी जाती है, लेकिन especially when the speaker has an important point to make. When you have an important point to make, sometimes it is a good thing to speak. अच्छी चीज होती है. आउट ऑफ हैंड तो हो नहीं सकता है. If you speak something out of hand, it means nobody is going to appreciate you. तो आउट ऑफ डेट, ये आउट ऑफ सेंटेंस से बाहर हो गया. आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है आउट ऑफ हैंड. इसका मतलब होगा केवल ऑप्शन बी रहेगा आउट ऑफ टर्न. वैसे आउट ऑफ टर्न की मीनिंग एग्जैक्टली जो एग्जामिनर ने पूछा है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि एग्जामिनर इस चारों में से कहना चाह रहा है कि ऑप्शन तो ये होना चाहिए क्या, आउट ऑफ टर्न. लेकिन आउट ऑफ टर्न का मतलब होता है कि आप जो चीज आप कह चुके हैं आपको नहीं कहनी चाहिए, इसको बोलते हैं आउट. इफ यू स्पीक आउट ऑफ टर्न यू शुड नॉट यूज दिस फ्रेज. आप कोई आउट ऑफ टर्न बोलते हैं, इसका मतलब यू हैव स्पोकन समथिंग व्हाट यू शुड नॉट हैव स्पोकन. यू हैव स्पोकन समथिंग व्हाट यू शुड नॉट हैव स्पोकन. इसे बोलते हैं आउट ऑफ टर्न. यू शुड नॉट स्पीक आउट ऑफ टर्न, ये कहा जाता है. वैसे तो ये है, इसकी मीनिंग होती है आपने जो बोला वो नहीं बोलना चाहिए था. दैट वाज नॉट करेक्ट या गुड टू से. दैट वाज नॉट अ राइट थिंग टू यूज दैट सेंटेंस. तो यहाँ पे उसने बोला है तो हमारे पास ऑप्शन तो लेना ही है. लेकिन अगर एग्जामिनर के हिसाब से देखा जाए तो ये है, लेकिन करेक्ट इसका मतलब इसमें नहीं बैठा. क्यों? ये कह रहा है स्पीकिंग आउट ऑफ टर्न इज समटाइम्स कंसिडर्ड अ वर्च्यू. वर्च्यू कब होता है? समथिंग इज गुड. तो ये तो नहीं है. आउट ऑफ टर्न का मतलब ही एक होता है जो चीज आप बोल रहे हैं वो सही नहीं है, उसको नहीं बोलना चाहिए था. लेकिन ऑप्शन ये है तो हम ऑप्शन देंगे आउट ऑफ टर्न, क्योंकि और कोई ऑप्शन इसमें फिट नहीं बैठते. ये एग्जामिनर की गलती है.
कई बार एसएससी बैंकिंग मैंने देखा है, कई एग्जांपल ऐसे होते हैं 3-3 4-4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन सही हैं, जबकि एक सही होता है, 2-2 सही होते हैं, और कई बार क्या होता है 4 के 4 ऑप्शन गलत हैं और उसमें से ऑप्शन दे रहा है। तो इसके बाद जो है एनडीए में कई बार देखा मैंने, सीडीएस में देखा, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन एसएससी एज वेल, बैंकिंग एग्जाम में भी होती हैं, ध्यान रखना। तो जो है कई बार ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आउट ऑफ टर्न का मतलब होता है यू हैव स्पोकन समथिंग व्हिच यू शुड नॉट हैव स्पोकन, आपने कुछ बोल दिया जो आपको नहीं बोलना चाहिए था। You don't have any right to speak such things, you know, that is one kind of illegal माना जाता है, unauthorized। स्पीकिंग आउट ऑफ टर्न वाला क्वेश्चन था, है, ध्यान रखना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, द गिवन सेंटेंस हैज बीन जम्बल्ड अप, अरेंज दीज सेंटेंसेस इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। फिर यहाँ पे जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं आपके पास। देयर हैड ऑलरेडी बीन अबंडेंट रेनफॉल इन दिल्ली, इट वाज अ ट्रैजिक एंड ऑफ समर, a strong wind began to blow and the rain came, causing havoc all around, and fourth करा as one day a cyclonic storm hit the region। फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बच्चों, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इसको अपनाना। जब सेंटेंस आ रहा है एट द एंड ऑफ समथिंग, फाइनली, एट लास्ट, इन कंक्लूजन, इसका मतलब वो सेंटेंस लास्ट में जाएगा। ये जा रहा है लास्ट में, देखना, बिना पढ़े हुए आप यहां से एंड आ रहा है ना, देखो इसको पकड़ लो, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस सबसे लास्ट में आएगा, देखना क्यू में, क्यू कहां पे आ रहा है, क्यू यहां पे आ रहा है, क्यू सब में आ रहा है भाई, यहां पे अब आता है फर्स्ट सेंटेंस, वन डे, एस, देखो ये बन गया, बस हो गया, ऑप्शन बी, एस आर पी क्यू, वन डे, वंस अपॉन अ टाइम, आई थिंक, इन माय ओपिनियन। ये जो इडियम्स एंड सॉरी जो फ्रेज होते हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, वन डे, ओके, एंड आई थिंक, in my opinion, according to this data, according to him, these are some phrases which start the sentence or paragraph, opening lines जिसे आप कर सकते हैं। तो यहां से हम पकड़ते हैं वन डे से सेंटेंस शुरू हो चुका है और वन डे स्टार्ट करेगा, एंड ऑफ समथिंग होगा फाइनल सेंटेंस। इसका मतलब यहां से पता चला है कि जो है एस शुरू कर रहा है तो क्यू जा रहा है, एस और क्यू, इसका मतलब ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, identify the segment in the sentence which contains a grammatical error। फिर एरर वाला क्वेश्चन आ रहा है। Starting with cleaning the kitchen, Rima created a task list of all the odd jobs that were to do around। What is this? तो यहां से सेंटेंस एरर मारा है, that were around the house, जो अराउंड उसके आसपास थे घर में, उसकी लिस्ट पड़ी थी, उसको करना था। that were to do नहीं, that were to be done, ये तो हो सकता है, लेकिन that were to do नहीं, that were around the house, that were around the house, that were to the, ऑप्शन बी हो जाएगा, to do around house, that were around the house, जो हाउस के आसपास में जो काम पड़े थे उनकी लिस्ट उसके पास करने के लिए। तो that were around the house but not to do around, you have to do something but not you have to do something, ये तो होता है, लेकिन were to do something नहीं होता। you are to do something but, लेकिन यहां कर सकते हैं, लेकिन यहां पे ये नहीं कर सकते, you that were to do around the house, no। ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, बी। क्वेश्चन नंबर 11, select the most appropriate meaning of the underlined idiom and phrase given in this sentence। have you seen Claire lately? have you seen Claire lately? She has become as thin as a stick in the last 6 months। जो फ्रेज है वो मैं यहां बता देता हूं आपको। जो फ्रेज है, she has become as thick, as thin as a stick, as thin as a stick, this is called phrase। extremely weak, if you become as thin as a stick, छड़ी जैसे पतले बन जाओगे तो क्या हो जाएगा, you will become extremely weak। if someone becomes as thin as a thick, it means he or she becomes extremely weak, or you can say very weak, बहुत कमजोर हो जाता है उसे, इसे बोले be extremely weak will be the right option। idioms and phrases are very important if you want to use them properly, then otherwise they may trouble you, वो परेशान भी कर देते हैं कभी कभी, क्योंकि उनकी मीनिंग निकालनी पड़ती है, रटना नहीं पड़ता, उसको समझना पड़ता है। इफ someone becomes as thin as a stick, it means he becomes very weak or extremely weak।
क्वेश्चन नंबर 12, गिवन बिलो आर 4 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस विच आर जम्बल्ड सेंटेंस। फिर जम्बल्ड सेंटेंस है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी। तरीका बता दिया मैंने, दोबारा देखिए इस तरीके को अपनाइए जरा। यू कैन टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। कोशिश कीजिए, डू इट योरसेल्फ, you can take your time. Let me see whether you can solve it or not. Let me see whether you can solve it or not. चलिए डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए, कल्टिवेटिंग पॉजिटिव मेंटल स्टेट्स। बी, आई थिंक दैट। सी, लाइक काइंडनेस एंड कंपैशन डेफिनेटली लीड्स टू। और डी कर रहा है बेटर साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो अभी आपको बता था मैंने, जब कोई भी सेंटेंस अगर फ्रेज से शुरू होगा तो वो पहले शुरू होना चाहिए, वो आपका आई थिंक। देखिए आई थिंक दैट बी ऑप्शन पहले जा रहा है, तो ए बाहर हो गया है। बी से शुरू सेंटेंस हो रहा है, आई थिंक दैट व्हाट, कल्टिवेटिंग पॉजिटिव मेंटल स्टेट्स, अर्थात इसके बाद सब्जेक्ट यहां से आ रहा है, आई थिंक के बाद सब्जेक्ट आएगा। आई थिंक दैट बी ए डी ऑप्शन हो गया। देखिए बी ए सी डी होगा, देखना है। आई थिंक दैट कल्टिवेटिंग पॉजिटिव मेंटल स्टेट्स, क्या सी कह रहा है लाइक स्टेट्स क्या है आपकी, लाइक काइंडनेस एंड कंपैशन डेफिनेटली लीड्स टू बेटर साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। बी ए सी डी। कैसे किया मैंने, आई थिंक, इन माई ओपिनियन, आई फील, आई थॉट, ये सब फ्रेज होती हैं जो हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है, आई थिंक यू आर राइट, आई थिंक यू आर नॉट राइट, I don't think you will do this. I think he will come here this evening. I don't think that he will come here this evening. तो क्या करते हैं, पहले I think, I do not think, उसके बाद सब्जेक्ट। हो गया आपका, थोड़ा सिंपल बना दिया। 13, select the most appropriate meaning of the given idiom and phrase. The last straw, make all possible efforts, no. That to politely ask for someone's full attention, unable to understand something, the final event in a series of unacceptable actions. Option D will be the correct option to this question, that is the final event in a series which are unacceptable. जो आप acceptable नहीं है, ऐसी चीजें जो लिस्ट की ऐसी चीजें जो आपको पसंद नहीं है, and the last thing of that list, final event of the things that you are not going to appreciate. तो ऑप्शन होगा डी, the last straw. Question number 14, select the most appropriate option to substitute the underlined statement in the given sentence. In case no substitution is required or needed, say no improvement required, or correction required, or substitution required. Let us go through the sentence first. It is ironical that the students had to be punished because of a report submitted by a teacher who himself was not above suspicion. अब देखिए, it is ironical, ठीक है, सब्जेक्ट आ रहा है, it is, इसके बाद क्या आएगा, it is good, it is bad, it is ironical, it is intelligent, something what, it is के बाद क्या आना चाहिए, adjective, yes, adjective आया हुआ है, it is plus adjective, देखिए आ रहा है, तो सही जा रहा है। That the students had to be punished because of a report submitted by a teacher who himself was not above suspicion. इसका मतलब है आयरनिक ये नहीं हो सकता है, आयरनी नाउन होता नहीं हो सकता है, आयरनिकली क्या एडवर्ब नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑप्शन सी, नो करेक्शन रिक्वायर्ड एट ऑल, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। आयरनिकल, इट इज आयरनिकल, इट इज के बाद, इट इज, इट वाज के बाद हमेशा क्या आता है, एडवर्ब नहीं आता, क्या आता है, एडजेक्टिव। इट इज गुड और इट इज बैड, इट इज करेक्ट और इट इज इनकरेक्ट, बट इट इज करेक्टली और इनकरेक्टली। इट इज, यू आर, जहां पे आता है इज एम आर के बाद हमेशा क्या आता है, इज एम आर वाज वर टू, वर्ब की जो टू बी की जो फॉर्म्स होती हैं उसके बाद एडजेक्टिव पहले आता है, बट नॉट एडवर्ब। और यहाँ पे एडवर्ब तो बाहर हो गया, देखिए तो हो जाएगा देयर इज नो substitution required or no correction required, the sentence is absolutely correct.
क्वेश्चन नंबर 15, द सेंटेंस बिलो हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। Select the part of the sentence that has an error. If the sentence has no error, select the option no error. ठीक है, अगर एरर है तो ढूंढिए, अदरवाइज नो एरर में भी जा सकता है। सेंटेंस पढ़ रहे हैं यहां से, ऑप्शन ए में नो एरर दे दिया, बी में कह रहा है द रेडिएशन लीक फ्रॉम द न्यूक्लियर एक्सीडेंट, सी एट चार्नबल इफेक्टेड। ये देखो, यहां से पढ़ते ही पता चल जाता है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो एवरीथिंग बिकम्स इजियर। तो यहाँ पे अब बता देता हूं कि यहाँ सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब आती है। तो EFFECT अफेक्ट होता है एक तरह से नाउन, लेकिन यहाँ पे किसका काम हो रहा है, ये होना चाहिए AFFECTED अफेक्टेड। अफेक्ट इज अ वर्ब, हाउएवर इफेक्ट इज अ नाउन। तो यहाँ पे किसका काम हो रहा है, वर्ब की जरूरत है ना, वी नीड अ वर्ब हियर, तो वी नीड टू यूज अफेक्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा अफेक्टेड वाला। कौन सा जा रहा है भाई, ये जा रहा है, ये ऑप्शन हो गया सी। सी विल बी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 16, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द ऑनर ऑफ द हाउस वॉज डैश एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग इन अ स्ट्रेंजर। अर्थात वो नाराज था क्योंकि उसने अजनबी को अंदर आने दिया। तो जो ऑनर था हाउस का, किससे नाराज था, वॉचमैन से। ही वॉज एंग्री, एंग्री था ना, इस कहने का मतलब था। एंग्री किसकी मीनिंग है, इसकी मीनिंग है, देखिए एंग्री किसे बोलते हैं, सी वाले को बोलते हैं। इंडिग्नेंट का मतलब होता है एंग्री होना, एनॉयड होना। यू आर नॉट हैप्पी विद समवन, अनहैप्पी होना। ही वॉज इंडिग्नेंट, ही वॉज एंग्री और एनॉयड विद द वॉचमैन बिकॉज ही लेट इन अ स्ट्रेंजर। उसने जो है उसको अंदर आने दिया। इसका मतलब हो जाएगा एंग्री होना, इंडिग्नेंट। ऑप्शन हो जाएगा सी। 17th, select the most appropriate option to substitute the underlined statement in the sentence in case no substitution is required or needed. Say no substitution required or correction required or improvement required. There always have been a sizable influx of immigrants from Mexico into America. Immigrants from Mexico into America. तो अब आपको बता देता हूं मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब पढ़ाते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑलवेज आ रहा है। देखिए ऑलवेज क्या आपका एडवर्ब है। एडवर्ब जो है हमेशा किस में आता है, हैज प्लस एडवर्ब प्लस बीन, ये इसकी प्लेसमेंट होती है। ही हैज ऑलवेज बीन पंक्चुअल, तो यहाँ पे गलती है, हैज ऑलवेज बीन, ये इसमें जाना चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट है। देखिए अर्थात यहाँ पे जो सेंटेंस आ रहा है देयर हैज, इसमें एरर है। देखिए देयर has always been is not correct structure, because when we write a sentence we need to take care of structure of sentence. If the structure of sentence is correct, the sentence will be considered correct. However, if you are making a mistake in terms of structure of sentence, that will be considered incorrect. So make sure that it should be there has always been. Always is an adverb which will come between has and been. Option A. Question number 18. Out of all the alternatives given, select the word which closely fits the given idiom and phrase. Idiom and phrase है आपका the best of both words. If you do something best of both words, इसका मतलब you are trying to do two things at the same time. दोनों चीजें एक से साथ करने का मतलब होता है। तो ऑप्शन है understand something complicated, no. To enjoy two different opportunities at the same time, correct. When you enjoy two different things at the same time, it means you are doing the best of both words. When you are doing the best of both words, you are trying to do two things at the same time. दोनों चीजों को या दोनों अपॉर्चुनिटीज को एक साथ लेने का मतलब होता है doing the best of the both words. तो ऑप्शन हो जाएगा बी। बी विल बी द राइट ऑप्शन हियर। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका 19। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग of the given idiom and phrase. Start from scratch. Start from scratch. If we start something from scratch, we start something from the very beginning. कोई चीज शुरू से शुरू करते हैं उसे बोलते हैं you should start from the scratch. अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आप लोगों को शुरू से पढ़ने की जरूरत है। You need to study from the beginning. इसका मतलब हो जाएगा start
from scratch. If you start from scratch something, you start that thing from the very beginning. तो उसका ऑप्शन कौन सा जा रहा है, इसको मैंने समझा तो दिया, ऑप्शन अब देखते हैं। देखिए ये देखो आ गया, टू बिगिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, टू बिगिन समथिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इज कॉल्ड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। Next question is question number 20th. Fill in the blank with the appropriate word, suitable word. It is a general rule of formal emails that they eliminate any kind of what? When you write a formal email, when you are going to write a formal letter, you need to take care of one thing here. क्या करना चाहिए, किस चीज को हम एलिमिनेट करते हैं? अगर हम सीबीएसई बोर्ड की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी राइटिंग स्किल जो है फॉर्मल होनी चाहिए। तो वही क्वेश्चन यहां पूछा गया। देखिए अगर हम ये करते हैं, देखिए इसका आंसर है दैट दे एलिमिनेट एनी काइंड ऑफ व्हाट। सी देखिए कोलोक्युलिज्म, कोलोकियल लैंग्वेज को अवॉइड करना चाहिए। कोलोकियल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसे बोलते हैं स्लैंग लैंग्वेज, वेरी इनफॉर्मल। लेट मी गिव एन एग्जांपल। 6 months बैक, ये सेंटेंस दिया मैंने, एक है आपका 6 months ago। कौन सा सेंटेंस सही है? 6 months बैक और 6, देखो कई लोग बोलते हैं आई केम टू दिल्ली 6 months बैक, दिस इज कॉल्ड कोलोकियल लैंग्वेज, वेरी इनफॉर्मल अर्थात स्लैंग। बैक इज नॉट करेक्ट वर्ड। मैं 6 महीने पहले यहां था, अगर आप बोलना आप कहेंगे आई केम टू दिल्ली 6 months ago, you came to Delhi 6 months ago, so it is called ago is correct word. Back, I met him 2 months back, incorrect. I say I met him 2 months ago, 6 months ago. I came to Delhi 25 years ago. I came here 25 years ago, that is correct. So make sure that colloquial language जो होती है that is slang language. तो अगर आप ऐसी लैंग्वेज को ईमेल राइटिंग में यूज करते हैं तो you will not get any kind of importance. आपको importance नहीं है। If you are looking forward to competitive exams and you are writing a letter or an email, it means you are making a mistake and you will not receive good marks over there. So make sure if it is the part of an exam, then you need to use formal language for formal letters as well as formal emails. इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन सी, colloquialism. Colloquialism का मतलब होता है if you are using slang or very informal words, it means these words are not acceptable in terms of formal emails as well as formal letters. That's all today. Thank you very much for joining. और मैं चाहता हूं कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, so that you will get the notification on time and you will be able to take my classes and take advantage of my classes. Thank you very much for your time. Thank you.